नमस्कार, आप देख रहे हैं अपने उत्तराखंड में हूं आपके साथ संदीप तिवारी। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने टिहरी गढ़वाल के भिलंगाना विकासखंड के बाल गंगा एवं बूढ़ा केदार में हुई भारी बारिश और भूस्खलन से हुए नुकसान पर गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडे व जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल मयूर दीक्षित को राहत एवं बचाव कार्य प्रभावी तरीके से चलाए जाने के निर्देश दिए। सीएम धामी ने घटना के प्रति दुख व्यक्त करते हुए टिहरी के प्रभारी मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल को घटनास्थल पर जाकर राहत व बचाव कार्य की समीक्षा करने को भी कहा है। सीएम धामी ने यह भी निर्देश दिए हैं कि स्थानीय निवासियों के साथ ही मवेशियों एवं अन्य पालतू पशुओं को भी सुरक्षित स्थानों पर रखे जाने की व्यवस्थाएं की जाएं। और उत्तराखंड के लोक पर्व हरेला पर प्रदेश सरकार ने सभी विभागों के साथ मिलकर 1 महीने में 50 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है, जिसमें उत्तराखंड संस्कृति साहित्य और कला परिषद भी अपनी तरफ से कार्य कर रहा है। वहीं इसी कड़ी में राजधानी देहरादून के कन्या गुरुकुल महाविद्यालय में संस्कृति और कला राज्य मंत्री मधु भट्ट द्वारा वृक्षारोपण कार्यक्रम किया गया। इस दौरान मधु भट्ट ने कहा कि केवल देवभूमि से ही नहीं बल्कि अलग अलग राज्यों से भी इसमें सहभागिता की गई है और अन्य राज्यों से विभिन्न संस्थाएं भी हमारे साथ पौधारोपण का कार्य कर रही हैं। देखिए, लगातार हमारे 16 तारीख से जो हरेला महापर्व हमारा होता है, हरियाली महोत्सव, हम पूरे उत्तराखंड देवभूमि में ही नहीं बल्कि अलग राज्यों से भी इसमें सहभागिता की गई, क्योंकि विभिन्न संस्थाओं ने इसमें सहभागिता की। मेरे साथ करीब 100 के करीब संस्थाएं जो हैं वो लगातार अन्य राज्यों में भी लगा रही हैं। और हरेला महापर्व हमारा इस बार लगातार जारी है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से इस बार भयंकर भीषण गर्मी, अगर मैं प्रकोप कहूँ, उसको लेते हुए आम जनता में भी एक मैं कहूँगी एक अभियान और एक मूवमेंट सा जारी हो गया है कि नहीं, हमें वृक्षारोपण करना है। और फलदार वृक्ष जो है वो घरों में लगाए जा रहे हैं और जो छायादार वृक्ष हैं वो सड़कों में लगाए जा रहे हैं। और इस बार भारी डिमांड जो हो रही है उसमें फलदार वृक्षों की ज्यादा हो रही है और सभी लोग इसको लगा रहे हैं, खुद ही लेके जा रहे हैं। बल्कि मैंने संस्कृति साहित्य कला परिषद के तत्वावधान में 1000 के करीब जहाँ पर मैं पौधे रखे थे, उसी समय वो पौधे भी चले गए और अभी भारी डिमांड चल रही है। लगातार हम कल हमारा कारगिल का विजय दिवस था, उसमें भी बहुत बढ़ चढ़कर, क्योंकि हमने सैनिकों को अपनी श्रद्धांजलि देते हुए भी वहाँ पे वृक्षारोपण किया। और अनेकों प्रकार से जितने हमारे तीज त्योहार आ रहे हैं उसमें हम 1 साल का हमारा जो है टारगेट है और 1 साल तक हम इसको चलाएंगे, पौधे लगाएंगे। कुछ सर्दी के होते हैं, कुछ गर्मी के होते हैं, कुछ इस प्रकार से जो सीजनल जो पौधे हैं वो भी हम लगाएंगे। साथ में हमने उन संस्थाओं को ये भी कहा है, जो हमारे जो लोग हैं उन्होंने ये संकल्प भी लिया है, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, 1 पेड़ माँ के नाम। और 1 पेड़ तो जो होता है हर कोई संरक्षित कर सकता है, उसका संरक्षण बहुत जरूरी है। तो संरक्षित करने के लिए जो पौधा बचेगा वही उन्हीं लोगों को हम सम्मानित करने का भी काम करेंगे कि किसने कितने पौधे बचाए। तो ये एक मैं कहूँगी एक जन सहभागिता के साथ ही देश की नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट जो हाल ही में देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश किया गया है, जिसको लेकर भाजपा पूरे उत्तराखंड में प्रबुद्ध वर्गों के साथ विचार गोष्ठी आयोजित कर रही है। रुद्रपुर में विचार गोष्ठी का आयोजन हुआ, जहां कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री और उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत गौतम शामिल हुए। प्रभारी गौतम बजट की तारीफ करते हुए कहा कि बजट में उत्तराखंड को भी काफी लाभ मिला है, जिसमें आपदा से निपटने के लिए राशि का प्रावधान हुआ है। बजट में हर वर्ग के लिए प्रावधान किया गया है, किसानों के लिए किया गया, युवाओं के लिए किया गया, महिलाओं के लिए कहा गया है। वो सारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए 900 जगह ऐसी गोष्ठियां पूरे देश में हो रही हैं। जो मोदी जी के तीसरे कार्यकाल का 11वां बजट है, जो नींव हमने रखी थी एक विकसित भारत की, आत्मनिर्भर भारत की, 5वीं अर्थव्यवस्था 3री अर्थव्यवस्था में ले आने की, ऐसे देश का निर्माण जो दासता की गुलामी से मुक्त होगा, विकसित भारत होगा, सैन्य शक्ति से मजबूत होगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगी, पेंशन मिलेगी और अग्निवीरों के माध्यम से देश को सैन्य सुरक्षा देने का काम किया गया है। ये सारी भावनाओं को जनता तक ले आने का काम हो रहा है। विपक्ष जिस प्रकार से गुमराह कर रहा है, पार्लियामेंट में चर्चा नहीं करता,
पार्लियामेंट में किसी विषय को नहीं रखता है, ना ही चर्चा करता है, ना रचनात्मक कोई सहयोग देता है। तो इसलिए हम जनता के द्वार आए हैं कि हमने क्या करा है, कैसा भारत चाहिए, हम वैसे भारत की ओर हम जा रहे हैं। और इन सब से लोगों के पास जा कर हम बताएंगे कि आने वाले समय के अंदर बहन बेटी की सुरक्षा, युवाओं को रोजगार, बड़ों को सम्मान, देश को गौरवशाली बनाने के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। वो झूठ बोल रहे हैं, इसलिए हमें जनता के बीच में आना पड़ रहा है। उत्तराखंड के लिए स्पेशल आपदा के लिए अलग से प्रावधान पहली बार आज़ाद भारत के अंदर हुआ है। 1100 करोड़ रुपया इसके लिए रखा गया है। रेलवे का विस्तार हो रहा है, एयरपोर्ट का विस्तार हो रहा है, ऑर्गेनिक खेती के लिए हो रहा है, युवाओं को रोजगार मिले, ऑल वेदर रोड के द्वारा टूरिज्म बढ़ रहा है। ऐसे अनेकों प्रावधान जो फंड दिया गया है, स्पेशल उत्तराखंड को भी दिया गया है और सब देशों के लिए। खाली गुमराह कर रहे हैं। 25,000 करोड़ रुपया तो महाराष्ट्र के पोर्ट के लिए दिया गया है। चारों तरफ सड़कों का निर्माण चल रहा है, किसानों को सम्मान निधि मिल रही है, महिलाओं को 3 करोड़ मकान मिलने वाले हैं। ऐसे सारे विकास, 80 करोड़ को फ्री भोजन देने का काम कर रहे हैं, पूरे समस्त देश के लिए है। वो खाली बिहार को कह रहे हैं, बिहार को तो मना तो नहीं कर रहे, वो बिहार को वो नकारते रहे, वो हमने किया है। आंध्रा को जरूरत इसलिए किया है, लेकिन कोई भी राज्य हमने नहीं छूटा है जो जरूरत है। और अब तो बहस भी करनी है, उनको चर्चा भी करनी है, फाइनल होने से पहले अपनी बात को रखें, लेकिन बात नहीं रखनी है, विरोध करना है, पार्लियामेंट में नहीं करना है, बाहर सड़क पे मीडिया के सामने करना है। नींव तो प्रधानमंत्री ने 2014 में रखी थी, आज वो वृक्ष थोड़ा बड़ा हो गया है, अब उसको पेड़ बनने के लिए बजट की बहुत बड़ा आवश्यकता है। ये बजट इसको वट वृक्ष बनाएगा। और जो विकसित भारत 2047 का विकसित भारत, एक ऐसा भारत जो तीसरी अर्थव्यवस्था के साथ में विश्व के अंदर कीर्तिमान स्थापित करेगा। आज पूरा विश्व हमारे देश की ओर देखता है, हमारे प्रधानमंत्री का गौरव बढ़ाता है, उनको बोस कहता है, उनके चरणों को नमन कहता है, उनका ऑटोग्राफ रहता है। ऐसे भारत के निर्माण की ओर। खबरें और भी हैं, छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उधम सिंह नगर जिले की किच्छा तहसील में 4 दिन से धरने पर बैठे कांग्रेस विधायक तिलक राज बेहड़ अचानक से तबीयत बिगड़ गई। मौके पर मौजूद लोगों ने उन्हें तत्काल किच्छा अस्पताल रेफर किया, जहां डॉक्टर ने उन्हें हायर सेंट्रल आपको बता दें रुद्रपुर रेफर कर दिया। आपको बता दें कि किच्छा व्यापार मंडल के चुनाव में लगाई रोक और एसडीएम को हटाने की मांग को लेकर पिछले 4 दिनों से किच्छा तहसील में कांग्रेस विधायक तिलक राज बेहड़ धरने पर बैठे थे, लेकिन चौथे दिन वो जनता को संबोधित करते हुए अचानक जमीन पर गिर पड़े। सूचना पर पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। तबीयत में कितना सुधार है? जब बेहड़ जी यहाँ पर आए थे तो उनका ब्लड शुगर लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ था, 379 मिलीग्राम पर डेसीलीटर था। आते ही उनका तुरंत वाइटल्स चेक किए गए, वो सब ठीक थे। उनका एक्सरे चेस्ट कराया गया, वो भी नॉर्मल आया। ईसीजी कराया गया, वो भी नॉर्मल आया। थोड़ा सा उनके पुराने ब्लड प्रेशर की वजह से जो चेंजेस ईसीजी में आते हैं बस वही थे। ईको नॉर्मल था उनका। तो काफ़ी हद तक वो फिर धीरे धीरे जैसे ही एनवायरनमेंट में फ़र्क पड़ा और ये सारे टेस्ट हो गए तो काफ़ी रिलैक्स हो गए वो। अब इस समय स्थिति काफ़ी ठीक है उनकी, उनको इंसुलिन इंजेक्शन वगैरह शुरू कर दिया गया है और अब उनकी स्थिति काफ़ी पहले से स्टेबल है। तो तभी जहाँ तक मैं समझता हूँ थोड़ा सा जो 4-5 दिन का उनका पिछले दिनों का शेड्यूल चल रहा है उसकी वजह से थोड़ा बिजीनेस रही होगी। थोड़ा सा गर्मी बहुत ज़्यादा है, थोड़ा सा ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है। फिर उसके अलावा काफ़ी लोगों से वो आज सुना है मैंने सुबह से घिरे रहे वो लोग, और 1 घंटे तक करीब उन्होंने खड़े होकर भाषण भी दिया। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों का असर पड़ा है उसके ऊपर, और पोस्चरल हाइपरटेंशन की वजह से वो वहाँ गिर करके बेहोश हो गए। और तो इसके अलावा कोई और रीज़न अभी तक निकल करके आया नहीं। उत्तराखंड कांग्रेस की केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा पदयात्रा जारी है। इसमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महरा की अगुवाई में चल रही पदयात्रा देवप्रयाग से मथेरा तक पहुंच गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने कहा कि उनकी इस यात्रा से भाजपा की
सत्तासीन सरकार बौखला गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने यह भी कहा कि जब कांग्रेस की यात्रा हरिद्वार से शुरू हुई उसी दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी केदारनाथ धाम, इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यह यात्रा केदारनाथ धाम पर समाप्त होगी और जनता को बताया जाएगा कि किस प्रकार से भाजपा की सरकार में केदारनाथ धाम में भ्रष्टाचार हुआ है। आज यात्रा का चौथा दिन है। आज हम देवप्रयाग से मलेथा तक पैदल जा रहे हैं। अभी ये भोजन काल है, सभी लोग साथ में बैठ के यहाँ भोजन करेंगे और कल मलेथा से फिर श्रीकोट तक, श्रीनगर होते हुए श्रीकोट तक ये यात्रा जाएगी और निरंतर ये हमारी यात्रा बढ़ रही है। बीजेपी लगातार झुक रही है। पहले दिन मुख्यमंत्री केदारनाथ पहुँचे, इस यात्रा का असर था। कल बीकेटीसी ने एक हिसाब देने की कोशिश की है जो आधा अधूरा है, लेकिन हमारा संघर्ष जारी रहेगा जब तक कृष्णा माई की गुफा का नाम कृष्णा माई नहीं होगा और जब तक बाबा केदार के गर्भगृह के नियम तोड़ने वाले मोदी जी को नोटिस सर्व बीकेटीसी से नहीं करेगी, तब तक हम अपने आंदोलन को लोगों के बीच में ऐसे ही जारी रखते रहेंगे। उत्तराखंड बीजेपी बजट में रेल नेटवर्क को सुदृढ़ किए जाने की बात कर रही है, तो वहीं कांग्रेस इससे संतुष्ट नजर नहीं आ रही है। कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा दसौनी का कहना है कि बजट आता है लेकिन उसका क्रियान्वयन या धरातल पर वो परियोजनाएं नहीं दिखती। दसौनी ने कहा कि स्मार्ट सिटी 2014 की घोषणा है जो उत्तराखंड के खाते में आई, लेकिन ये 6 साल से बन ही रही है। मंत्री और अधिकारियों की जेब जरूर इन परियोजनाओं से भरती है। उन्होंने कहा कि कर्णप्रयाग ऋषिकेश रेलवे प्रोजेक्ट सालों साल से अटका हुआ है, अब उसका टारगेट डेट 2026 बताई जा रही है। उन्होंने कहा कि उस दिन बात करेंगे जिस दिन ये पैसा धरातल पर उतरेगा। नहीं, देखिए, बजट तो आता है लेकिन उसका क्रियान्वयन या धरातल पर वो परियोजनाएं उतरते हुए नहीं दिखती। जैसे मैं बानगी के तौर पर आपको स्मार्ट सिटी बताना चाहती हूँ। 2014 की घोषणा है 100 स्मार्ट सिटी, उसमें से मात्र एक स्मार्ट सिटी मिली उत्तराखंड के खाते में। वो 6 साल से बन ही रही है और एक तरह से अभिशाप बन गई है देहरादून वासियों के लिए। उस स्मार्ट सिटी की वजह से हमारी आवाजाही में दिक्कतें आ रही हैं, ड्रेनेज सिस्टम पूरा कोलैप्स कर चुका है, निर्माण सामग्री जगह जगह पड़ी है, तो लोगों को पुराना देहरादून अपना याद आ रहा है। बस मंत्री और अधिकारियों के जेब जरूर भरती है इन परियोजनाओं से। और जिस तरह से कर्णप्रयाग ऋषिकेश रेलवे प्रोजेक्ट जो है सालों साल से अटका हुआ है और अब उसका टारगेट डेट जो है 2026 बताई जा रही है, कभी 2022 बोला जाता है, कभी 24 बोला जाता है। उसी तरह से जिस तरह से 2022 तक सारे किसानों की आय दुगनी होनी थी, सभी के सर को छत मिलनी थी, वो सब अब टारगेट खिसक के जो है विकसित भारत का 2047 का नारा दे दिया गया है। 47 में खबरें और भी हैं, छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा में विगत दिनों आई भीषण बाढ़ आपदा से पात्र प्रभावित लोगों की सहायता राशि देने की मांग को लेकर भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रमेश चंद्र जोशी ने खटीमा एसडीएम रविंद्र सिंह बिष्ट और तहसीलदार हिमांशु जोशी से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि पात्र आपदा पीड़ितों को आपको बता दें कि राहत राशि देने को लेकर प्रशासन से बात की गई है, जिस संबंध में एसडीएम रविंद्र सिंह बिष्ट ने आश्वासन दिया है कि सर्वेक्षण पूरा होने के बाद वंचित पात्र परिवारों को जल्द ही सहायता राशि देने किया जाएगा। वहीं इस मामले में तहसीलदार हिमांशु जोशी ने बताया कि आपदा प्रभावित क्षेत्रों का सर्वे का कार्य पूरा हो चुका है और बुधवार से चेक वितरण का कार्य किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशानुसार खटीमा जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र था उसमें प्रत्येक परिवार को जो भी बाढ़ अहेतुक राशि थी 5,000 रुपये देने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। प्रशासन इसमें लगातार लगा हुआ है, लेकिन कुछ व्यवधान बीच में आ गया था कि कुछ लोगों को शायद एक परिवार में कई लोगों को जो अहेतुक राशि बढ़ गई थी, तो उसको देखते हुए अब घर घर जा करके प्रशासन द्वारा सर्वे किया जा रहा है और इस सर्वे के बाद जो भी परिवार बच गए हैं खटीमा में, नगरीय क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्रों में जो भी परिवार बचे हुए प्रत्येक परिवार को जो बाढ़ से ग्रस्त है उसको अहेतुक राशि जो है वो पहुंचाई जाएगी और इसमें कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी। इसके लिए आज माननीय एसडीएम साहब से मैंने वार्ता करी और उन्होंने आश्वस्त किया है कि आगामी बुध बृहस्पतिवार तक हम लोग जो भी बचे हुए लोग हैं
उन तक ये अहेतुक राशि पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। और साथ ही साथ जो जितने भी जैसे मुर्गी फार्म वाले थे, बकरी पालन वाले थे और जिनके पशुपालन के काम में जो लोग थे और उनके पशु इस बाढ़ में बह गए, उनके लिए भी तत्कालिक सहायता प्रशासन द्वारा मुहैया कराई जा रही है। और ये माननीय मुख्यमंत्री जी के कड़े आदेश हैं कि कोई भी व्यक्ति जिसका नुकसान हुआ वो छूटना नहीं चाहिए। तो इसी क्रम में ये आज माननीय SDM साहब से हमने वार्ता करी है और मुझे लगता है कि यथाशीघ्र इस खटीमा में जो भी बाढ़ में ग्रस्त लोग थे उनको अहेतुक सहायता पहुंचाई। बताना चाहूँगा कि हमारा सर्वे का कार्यक्रम चल रहा था और लगभग बहुत जगह पे सर्वे हमारा पूरा हो गया है और सर्वे पूरा होते बुधवार से चेक वितरण का दोबारा कार्यक्रम हमारा शुरू हो जाएगा। 10 से 12 हज़ार नामांकन और आए हैं, उनको चेक वितरण का कार्यक्रम हमारा शुरू होना है बुधवार से। 14,000 बच्चों के इंप्रूव में सर जो पशु हानि सर्वे चल रहा है तो भुगतान के लिए का पशु हानि में चाहे आपकी रजिस्टर्ड पशु होना चाहिए, पशु चिकित्सक अधिकारी से प्रमाणित होना चाहिए कि मृत्यु हो गई पशु की, और किसी विभाग के हमारे टीमें लगी हैं, 3 टीमें लगी हुई हैं, वो मूल्यांकन कर रही हैं। इसके अलावा पशुपालन जो मुर्गी पालन वाला है वो तो हाथ दिया जा रहा है, उसमें कोई इशू नहीं आ रहा है। और मत्स्य पालन वाला भी हम रिपोर्ट भेज रहे हैं ऊपर इसमें भुगतान के लिए। तो सभी को जिनका नुकसान हुआ है हम भुगतान के हमारा पूरा प्रयास रहेगा। प्रदेश के 4 राजीव गांधी नवोदय विद्यालयों के भवन निर्माण के देखने को मिलेंगे। आपको बता दें कि इस बात पर उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा विभाग के निदेशक महावीर सिंह बिष्ट ने कहा कि राजीव गांधी नवोदय विद्यालय हमारे प्रदेश की नवाचारी योजना है जो सेंटर फॉर एक्सीलेंस के रूप में जानी जाएगी और इसमें बच्चों का चयन परीक्षा के माध्यम से होता है। साथ ही उन्होंने कहा कि जनपद उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग के लिए भवन निर्माण की स्वीकृति मिल चुकी है। आने वाले समय में उधम सिंह नगर जनपद और बागेश्वर जनपद में भी भवनों के निर्माण कार्य को स्वीकृति मिल जाएगी, जिसे बनने में कम से कम 2 साल का समय लगेगा। देखिए, राजीव गांधी नवोदय विद्यालय ये हमारे प्रदेश की अपनी एक नवाचारी स्कीम है, जिसमें कि बच्चे जो जवाहर रोजर जो नवोदय विद्यालय हैं उसी की भांति राजीव गांधी नवोदय विद्यालय खोले गए थे। और इनका उद्देश्य ये था कि ये सेंटर फॉर एक्सीलेंस के रूप में जाने जाएंगे। यहाँ पर चयन बच्चों का परीक्षा के माध्यम से होता है और दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे इसमें अध्ययनरत रहते हैं। उनको पूरी हॉस्टल की व्यवस्थाएं मिलती हैं, सारी सुविधाएं जो कुछ है फ्री ऑफ कॉस्ट इन विद्यालयों में मिलती हैं। और CBSE का जो बोर्ड है उसकी तैयारी इन बच्चों से करवाई जाती है। और हमारे राजीव गांधी लगभग हर जनपद में एक राजीव गांधी नवोदय विद्यालय की स्थापना का लक्ष्य है और सभी जगह हो गए हैं। और आपने देखा कि देहरादून जनपद में राजीव गांधी नवोदय विद्यालय बड़ा अच्छा फंक्शन कर रहा है, हमारा पौड़ी में बड़ा अच्छा कर रहा है, और भी जनपदों में है राजीव गांधी अच्छे फंक्शन कर रहे हैं, टीचर्स अवेलेबल हैं। और अभी आप जो प्रश्न आपने किया कि राजीव गांधी को बहुत अच्छा भवन, हॉस्टल और उनका एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, उनका एकेडमिक ब्लॉक, ये सब दिया जाना है। तो जनपद उत्तरकाशी और जनपद रुद्रप्रयाग के लिए जो है EFC हो चुकी है और वो नाबार्ड एक परियोजना है, वहाँ से वो फंडेड होगी स्कीम। तो उसके लगभग पैसा रिलीज हो जाएगा और जो निर्माण एजेंसी हैं उनके द्वारा जल्दी से जल्दी कार्य प्रारंभ करवाने की कोशिश की जाएगी। अभी चूंकि उनको धनराशि दी नहीं गई है और शासन से अभी धनराशि प्राप्त हुई नहीं है, तो जैसे नाबार्ड जो है शासन को पैसा दे देगा, शासन उन एजेंसी को उपलब्ध करा देगी, तो वो 2 हमारे बनने शुरू हो जाएंगे। और एक नवोदय विद्यालय को पूर्ण होने में लगभग जल्दी से जल्दी भी करेंगे तो 2 साल लगेंगे। और इसी प्रकार इस वर्ष भी 2 नए प्रोजेक्ट की बात हुई है, राजीव गांधी नवोदय विद्यालय बागेश्वर और उधम सिंह नगर। तो उसके लिए भी एस्टिमेट आ चुके हैं, शासन को हमने भेज दिए हैं। अब शासन में एक DFC होती है जो कि हमारे विभागीय सचिव की अध्यक्षता में होती है, उसके बाद EFC होती है जो कि चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में होती है। तो जब ये बैठकें भी हो जाएंगी तो फिर वो 2 भी जो है मुझे लगता है कि अक्टूबर या नवंबर तक जो है प्रारंभ हो जाएंगे, ऐसी संभावना मुझे लगता है। तो धीरे धीरे गवर्नमेंट का पूरा प्रयास है कि सेंटर फॉर एक्सीलेंस जो राजीव गांधी नवोदय विद्यालय हैं उनकी सारी सुख सुविधाएं उनमें जुटा दी। बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए ANV न्यूज। नमस्कार।